नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में करंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के भी प्रश्नों को कवर किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है। तो याद रखिएगा, मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष कैटेगरी में साकिब अल हसन ने जीता है। और ये जो साकिब अल हसन है, इनका संबंध बांग्लादेश से है। और महिला वर्ग में यह खिताब हेनरिट इसिम्वे ने जीता है, जिनका संबंध रवांडा से है। क्लियर है? महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? हेनरिट इसिम्वे, और कहाँ की है? रवांडा की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि द बैंकर टू एवरी इंडियन नामक कॉफी टेबल बुक की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो याद रखिएगा, एसबीआई ने द बैंकर टू एवरी इंडियन नामक कॉफी टेबल बुक की शुरुआत की है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एलआईसी अर्थात जीवन बीमा निगम का नया मुख्य निवेश अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, रत्नाकर पटनायक को एलआईसी का मुख्य निवेश अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगर हम बात कर लें एलआईसी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की वो पहली मेट्रो रेल कौन है जिसने अंडर रिवर यात्रा पूरी की है। तो याद रखिएगा, उस मेट्रो का नाम है कोलकाता मेट्रो, और ये हुगली नदी के नीचे है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अंबेडकर जयंती कब मनाई गई। तो याद रखिएगा, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई गई। अगर ये पूछा जाए कि 2023 में जो अंबेडकर जयंती मनाई गई, ये उनके किस क्रम के जन्मदिन के रूप में मनाई गई। तो याद रखिएगा, 132वें जन्मदिन के रूप में ये अंबेडकर जयंती 2023 में 14 अप्रैल को मनाई गई। तो ये 132वां क्रम याद रखेंगे। अगर हम बात कर लें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म की, तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश राज्य के महू में हुआ था। क्लियर? और अंबेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को 1990 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड किसे दिया गया। तो याद रखिएगा, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनका नाम है मंगलम बिरला। यानी मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी AIMA के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि देश का पहला रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है REIT, और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, ये NSE के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें NSE के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी एक लाइन में आप ये कह सकते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने देश का पहला रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट अर्थात REIT और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट इंडेक्स लॉन्च किया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की गई मलेरिया वैक्सीन, उस वैक्सीन का नाम क्या है। R26/मैट्रिक्स-M, इसको मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया है। तो याद रखिएगा, घाना वो पहला देश है जिसने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है, और इस वैक्सीन का नाम क्या है। R21/मैट्रिक्स-M। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा। तो याद रखिएगा, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। और 2023 का विषय क्या होगा। तो विषय होगा दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब। क्लियर? तो याद रखेंगे, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा, और यह 2023 का विषय है दर्शन शास्त्र से अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ किसने समझौता किया है। तो याद रखिएगा, उसका नाम है HDFC बैंक। यानी HDFC बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मिशन लाइफ क्या है। तो देखिए, मिशन लाइफ का पहली बात फुल फॉर्म देख लीजिए। लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये फुल फॉर्म है मिशन लाइफ का। और इसका विचार भारत द्वारा 2021 के ग्लासगो के COP26 सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था। क्लियर? तो याद रखेंगे, मिशन लाइफ का जो विचार है वो भारत के द्वारा 2021 के ग्लासगो में संपन्न हुए COP26 सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मुकाम्बिका वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है। तो याद रखिएगा, कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित है मुकाम्बिका वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए, जो ज्यादातर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको कराए जाते हैं वो ऐसे अभ्यारण्य हैं जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं। क्लियर? और आप अधिकतर देखेंगे अगर विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को, तो आप ये पाएंगे कि जो इनसे प्रश्न बनते हैं वो ऐसे ही अभ्यारण्य या अन्य चीजों को लिया जाता है जो चर्चा में रहे हों। क्लियर? तो यहां पर देखिए, मुकाम्बिका जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कर्नाटक के उडुपी जिले में है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि चक्रवाती तूफान सीतरंग
संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होगा बंगाल की खाड़ी, यानी चक्रवाती तूफान सीतरंग बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला प्रश्न है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? तो आपका जवाब होगा 1981 में। और ये जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आता है। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को पन्ना टाइगर प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया। याद रखिएगा इससे केन नदी प्रवाहित होती है और यहां पर पांडव जलप्रपात भी है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना कब और कहां पर हुई? तो याद रखिएगा 17 जुलाई 1912 को स्टॉकहोम यानी स्वीडन में स्टॉकहोम में 17 जुलाई 1912 को वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना हुई। अगर आपसे यह पूछा जाए कि वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहां पर है, तब आपका जवाब होगा मोनाको। कहां पर है? मोनाको में वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज क्या नाम है? तो याद रखिएगा उसका नाम है पंबन रेल ब्रिज। यानी भारत का जो पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज होगा वो कौन सा है? पंबन रेल ब्रिज है। और याद रखिएगा ये जो पंबन रेल ब्रिज है, ये भारत के मंडपम शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ेगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे मंडपम शहर कहां पर? भारत में। इससे पंबन द्वीप और रामेश्वरम को कौन सा ब्रिज जोड़ेगा? पंबन रेल ब्रिज। और यह भारत का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज है। ये कितने किलोमीटर में फैला है? तो याद रखिएगा लगभग 2.05 किलोमीटर में यह फैला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, यह प्रश्न पूर्व में हो चुका है। 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कोटी गांव वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो याद रखिएगा कोटी गांव वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, तब भी आपका जवाब होगा गोवा में। याद रखिएगा ये जो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है, ये गोवा का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। क्लियर? और दूसरे नंबर पे कोटी गांव वन्यजीव अभयारण्य जो है ये दूसरे स्थान पर आता है। और ये दोनों अभयारण्य किस स्टेट में है? गोवा में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IGMDP, याद रखिएगा ये जो IGMDP है, इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइलें विकसित की गई थी और यह परियोजना 1982 से 2008 के मध्य चली थी। आइए देखते हैं कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम अर्थात IGMDP के तहत कौन सी 5 मिसाइलें विकसित की गई थी। देखिए यहां पर इन मिसाइलों का नाम भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इनसे पर्टिकुलर आपसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत पहली मिसाइल है पृथ्वी। अब याद रखिएगा पृथ्वी मिसाइल जो है यह सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर हम बात कर लें अग्नि की, तो यह अग्नि भी सतह से सतह मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर हम बात करें नाग की, तो नाग जो है यह तृतीय पीढ़ी का टैंक भेदी मिसाइल है। क्लियर? कई बार पूछा गया है नाग आपसे। अगला पूछा जा रहा है आकाश, तो याद रखिएगा सतह से आकाश में मार करने वाला यह मध्यम दूरी की मिसाइल है। और अगर आपसे त्रिशूल पूछा जाए, तो त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। क्लियर? तो इनको याद रखेंगे कि ये 5 मिसाइल ऐसे हैं जो IGMDP प्रोग्राम के तहत विकसित की गई। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि समाधान सिद्धांत किससे संबंधी है? तो याद रखिएगा ये जो समाधान सिद्धांत है इसका संबंध वामपंथी उग्रवाद की समस्या से समाधान से है। क्लियर? यानी जो समाधान सिद्धांत है ये वामपंथी उग्रवाद की समस्या के समाधान से संबंधित है और ये कब आया? 2015 में। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो याद रखिएगा केरल राज्य में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है। एक बात और याद रखिएगा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में कि यह अभयारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का अभिन्न अंग है। क्लियर? किसका अभिन्न अंग है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में PMMSY के नाम से जानते हैं, इसका ड्यूरेशन कब तक है? तो याद रखिएगा ये 2020-21 से 2024-25 वित्तीय वर्ष तक चलेगी योजना। इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 2020-21 से 24-25 तक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दीसा एयरबेस से संबंधित। पूछा जा रहा है कि दीसा एयरबेस कहां पर है? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में दीसा वायुसेना एयरबेस है। क्लियर? याद रखिएगा ये जो वायुसेना का दीसा एयरबेस है ये भारत पाकिस्तान सीमा से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं PBG,
इनका गठन किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा 1773 में इनका गठन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि FATF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्लियर? और FATF की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1989 में, यानी 1989 में FATF की स्थापना हुई पेरिस में G7 सम्मेलन के दौरान। याद रखिएगा, ये जो FATF है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और FATF का काम क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग, और बाद में एक और काम इसमें जुड़ा, वो है आतंकी वित्त पोषण पर वैश्विक निगरानी। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FCRA, ये कब से संबंधित है? तो ये 1976 से संबंधित है। यानी विदेशी अंशदान अधिनियम विनिमय अधिनियम 1976 है, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि FCRA 1976 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह मेडिकल कॉलेज जो बेस्ट परफॉर्मेंस की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। तो याद रखिएगा, उस मेडिकल कॉलेज का नाम है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, और ये कहां पर है? प्रयागराज में। यानी प्रयागराज का मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश का वह मेडिकल कॉलेज है जो बेस्ट परफॉर्मिंग की रैंकिंग में नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर सेल की स्थापना कहां की जाएगी? तो याद रखिएगा, नोएडा में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी साइबर सेल की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन कहां बनाया गया? तो याद रखिएगा, कौसाम्बी के कड़ा धाम में देश का पहला सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन बनाया गया, और यह किसके द्वारा बनाया गया? तो IIT कानपुर के द्वारा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित होगा? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में, यानी उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75, और प्रत्येक जिले में जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित किया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी सूची में शहरों का स्थान क्या है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी सूची में जो पहले स्थान पर शहर है वो है आगरा। क्लियर है? आगरा पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर यहां पर वाराणसी है, तीसरे स्थान पर कानपुर है, चौथे स्थान पर झांसी है, पांचवें स्थान पर बरेली है, और याद रखिएगा, लगातार दूसरी बार बरेली का 5वां स्थान है। छठे स्थान पर लखनऊ है, 7वें स्थान पर प्रयागराज है, 8वें स्थान पर अलीगढ़ है, 9वें स्थान पर मुरादाबाद है, और 10वें स्थान पर सहारनपुर है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास योजना का विस्तार किन जिलों में है? तो याद रखिएगा, सीतापुर और हरदोई में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास योजना का विस्तार होगा। याद रखिएगा, अगर आपसे ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि नैमिषारण्य धाम कहां पर है, तो एक ऑप्शन आपको मिलता है सीतापुर। क्लियर? तो आप उसको टिक कर लेंगे। और अगर पूछा जाएगा कि नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास योजना का विस्तार कहां पर है, तो आपका जवाब होगा सीतापुर व हरदोई में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो याद रखिएगा, IIT कानपुर को उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जापान के टोक्यो के हिंदी कल्चरल सेंटर के द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है प्रशांत अवस्थी। यानी प्रशांत अवस्थी साहब एक कवि और शिक्षक हैं जिन्हें जापान के टोक्यो में हिंदी कल्चरल सेंटर के द्वारा सम्मानित किया गया। और यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो प्रशांत अवस्थी जी हैं, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के औरैया से है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अंतर विश्वविद्यालय यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी कहां पर है? जौनपुर में है। यहां पर अंतर विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो 11 और 12 जनवरी 2023 के मध्य। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कोपेन 12 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, पहली बार IIT कानपुर में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कोपेन 12 का आयोजन किया गया, यानी कोपेन 12 का आयोजन IIT कानपुर में किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फुल ब्राइट कार्यक्रम क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो फुल ब्राइट कार्यक्रम है, ये भारत और अमेरिका के सहयोग से चलाया जा रहा है। दूसरी बात, इस फुल ब्राइट कार्यक्रम के तहत BHU कहां पर है? वाराणसी में। BHU के शोधकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप नील हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं, इसके पहले जीन्स की खोज की है। क्लियर? देखिए, यहां पर साइंस का भी सीधे प्रश्न कोरिलेट किया जा सकता है, और यह प्रश्न आपसे साइंस से कई बार पूछा गया है कि साइनोबैक्टीरिया किसे कहा जाता है? नील हरित शैवाल को। और इसके पहले जीन्स की खोज जम्मू कश्मीर से BHU के शोधकर्ताओं ने की है। किस कार्यक्रम के तहत? फुल ब्राइट कार्यक्रम के तहत। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली रीजनल फिल्म सिटी कहां बनेगी? तो याद रखिएगा, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी बनेगी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल का संचालन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। यानी सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का जो संचालन है, उस मामले में देखा जाए तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अब आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों में मेट्रो चल रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। याद रखिएगा, वर्तमान समय में आगरा में मेट्रो का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।
अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकाल कब आया था? तो याद रखिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल 1860 से 61 के दौरान। अगर हम बात कर लें उड़ीसा, बंगाल और बिहार की, तो याद रखिएगा उड़ीसा, बंगाल और बिहार में अकाल 1865 से 66 के मध्य, और मद्रास, मैसूर और हैदराबाद में अकाल 1876 से 78 के बीच। और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि बंगाल में अकाल कब आया था, तो 1942 से 43 के मध्य, तो ये याद रखेंगे आप। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1927 में गठित बटलर कमेटी ने किस संबंध में कार्य किया? तो याद रखिएगा, जो 1927 में बटलर कमेटी बनी थी, ये भारतीय राज्यों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों की जांच करने और उनके बीच परस्पर शांतिपूर्ण संबंध स्टैब्लिश करने के लिए गठित की गई थी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1929 में जो फिलिप हार्टोग समिति है, इसका गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो याद रखिएगा, शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने हेतु भारतीय सांविधिक आयोग ने 1929 में फिलिप हार्टोग समिति का गठन किया था। क्लियर है? शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए, और किसके द्वारा? भारतीय सांविधिक आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुंडी मैन समिति रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 से संबंधित है मुंडी मैन समिति की रिपोर्ट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट को के संदर्भ में कथन दिया गया। क्या कथन दिया गया? पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती है ये किसने कहा? गांधी जी ने। देखिए, कल की क्लास में आपने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, वो पढ़ा था कि वो हंटर कमेटी थी। अब इसके संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि ये जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट है, ये पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सैडलर आयोग, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एम सैडलर थे, इसका गठन कब हुआ और किस उद्देश्य से? तो याद रखिएगा, 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु सैडलर आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एम सैडलर थे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है, वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो याद रखिएगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया, और ये जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कामागाटा मारू जो प्रसंग है, वो कब से संबंधित है? तो याद रखिएगा, 1914 में हुआ था कामागाटा मारू प्रसंग। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगस्त प्रस्ताव कब और किसके समय में? तो याद रखिएगा, 8 अगस्त 1940 से संबंधित है अगस्त प्रस्ताव, और किसके समय में? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको कलानुक्रम में ये मदद करेगा, मैचिंग में मदद करेगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का जो विद्रोह है, वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1946 में रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह संबंधित है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साइमन कमीशन के संदर्भ में। थोड़ा सा इसको विस्तार में देखेंगे, लेकिन विस्तार में देखते समय इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में बहुत कम समय है, केवल उन्हीं पॉइंट को टच किया जाए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो साइमन कमीशन है, इसको आप भारतीय सांविधिक आयोग भी कहते हैं। साइमन कमीशन या भारतीय सांविधिक आयोग। अब इसका गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन का गठन 1927 में, नवंबर 1927 में किया गया था। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, उनका नाम था स्टैनली बॉल्डविन। क्या नाम था? स्टैनली बॉल्डविन। याद रखिएगा, ये जो स्टैनली बॉल्डविन थे, ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। अब ये प्रश्न बनता है कि जो साइमन कमीशन है, ये किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? तो याद रखिएगा, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की प्रगति के मूल्यांकन के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। यहां पर एक बात बता दें, जब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 में आया, तो यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन कितना हुआ है। 10 वर्ष के पूर्व ही इसके मूल्यांकन के लिए साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में कर दिया गया। अब ये जो साइमन कमीशन गठित हुआ था, किसकी अध्यक्षता में? तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में। और याद रखिएगा, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा और कहां पर? तो याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को। याद रखिएगा, इस कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, साइमन कमीशन का ही विरोध लाहौर में कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय। क्लियर है? जिनको पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। ये लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध कर रहे थे। उसी समय इनके ऊपर लाठीचार्ज हुई और इनको काफी चोट लगी, और इसके बाद 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय का जो समय है, वो 1865 से 1928 तक है, यानी इनकी जो मृत्यु हुई लाठीचार्ज में, वो 1928 में हुई। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई थी? तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट
1928 तैयार की गई थी। याद रखिएगा, ये जो नेहरू रिपोर्ट 1928 है, जो साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में बनी, इसके जो प्रारूप को बनाने की अध्यक्षता है वो कौन कर रहे थे? तो वो मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। और सचिव कौन थे? तो सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखेंगे, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिएगा, ये जो नेहरू रिपोर्ट 1928 है, इसमें कई प्रावधान हैं। उसमें से एक प्रमुख प्रावधान था डोमिनियन स्टेटस की मांग। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, लेकिन बाद में मूड बदला और इसे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में बदलने के उद्देश्य से 1928 में ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन दो लोगों ने मिलकर किया। किसने किसने? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की। पूछ लिया जाए किस उद्देश्य से, तो जो डोमिनियन स्टेटस था उसे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में बदलने के लिए, मूवमेंट को और तेज चलाने के लिए। क्लियर है? अगला देखिए, इतनी बात आपने पूरा साइमन कमीशन, उससे संबंधित क्या क्या और कमेटियां बनी, उनके रिकमेंडेशन क्या है, किसके समय में हुई, इन सभी बातों को आपने देखा। आगे हम चल रहे हैं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों पर, यानी पॉलिटी से जुड़ी प्रश्नों पर। और इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, चुनाव सुधारों से संबंधित है दिनेश गोस्वामी समिति। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो पंचायतों और नगरपालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, इसके संदर्भ में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, पंचायतों के चुनाव के लिए अनुच्छेद 243 के में प्रावधान है और नगरपालिका चुनाव के लिए अनुच्छेद 243 के जेड ए के तहत प्रावधान किया गया है कि इसे कौन कंडक्ट कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर है? ये अनुच्छेद याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जान रहे हैं कि ये चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यहां से ये अनुच्छेद पूछे जाने की संभावना सबसे प्रबल है। क्लियर है? अगला चलिए, अभी आपने हाल ही में ये समाचार में और न्यूज में देखा होगा कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। क्लियर? तो ये प्रश्न बनने की प्रासंगिकता बढ़ गई कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कितने दलों को प्राप्त है। और आपको यह भी पता है कि कुछ ऐसे दल भी हैं जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। क्लियर? डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वर्तमान समय में कितनी पार्टी को प्राप्त है। तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए 6 पार्टी को। अब वो 6 पार्टी कौन कौन सी है? तो उसमें बीजेपी है, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस है, तीसरी पार्टी है सीपीआई-एम। एम का मतलब होता है मार्क्सवादी। क्लियर? यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे में अभी भी है। अगला है बीएसपी। बीएसपी को भी अभी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। यहां जो 1984 लिखा गया है, ये बीएसपी का गठन की ईयर है। क्लियर? यानी बीएसपी का गठन कब हुआ था? 1984 में। देखिए, बीएसपी का संबंध उत्तर प्रदेश से, इसलिए इसके गठन का ईयर आपको ध्यान में रखना होगा। बीजेपी के गठन की बात करेंगे तो बीजेपी का गठन 1980 में हुआ था। क्लियर? अगर हम बात कर लें एनपीपी का, यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी, तो इसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। और आप यानी आम आदमी पार्टी, इसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। और आम आदमी पार्टी की जो स्थापना है, वो इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है आम आदमी पार्टी की, उस पर यह दिया गया है कि 2 अक्टूबर 2012 को इसका गठन एज ए पॉलिटिकल पार्टी किया गया था। क्लियर है? अब आइए बात कर लेते हैं कि राजनीतिक दलों को जो राष्ट्रीय दल की मान्यता है, वो किन मापदंडों के आधार पर दी जाती है। तो इस बात की चर्चा करने से पहले आपको यह क्लियर कट पता होना चाहिए कि जो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता है, वो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाती है। इसमें जो सबसे पहला टर्म्स है वो है कि उस पार्टी को 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता हो, या लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% प्राप्त हो और साथ ही साथ 4 लोकसभा की सीटें भी प्राप्त हो। क्लियर है? अगला कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन है कि कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो, तब उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। और ये जो मापदंड बताया जा रहा है, ये राष्ट्रीय दल और चुनाव चिन्ह 2019 के अनुसार है। क्लियर है? अगला देखिए, अभी मैं ऊपर चर्चा कर रहा था कि कुछ ऐसे दल भी हैं जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तो याद रखिएगा, ऐसे दलों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से दल हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी, जो शरद पवार साहब की पार्टी है, और एनसीपी का गठन कब हुआ था? 1999 में। दूसरी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है। और अगली पार्टी का नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, जिसका गठन 1920 में हुआ था। इससे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। यानी ये 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, और वर्तमान में केवल 6 पार्टियों के पास राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। क्लियर? और राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा प्राप्त करने का प्रावधान है, वो मैंने आपको बता दिया है। उसको आप 1, 2 बार, 3 बार, जब कई बार देख लेंगे तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक पार्टी की। उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोकदल। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल से एक दर्जा छीन लिया है। किसका दर्जा? राज्य पार्टी का। यानी उत्तर प्रदेश की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से राज्य पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है।
ये वही पार्टी है जिसका चुनाव निशान हैंडपंप है और इस समय भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है ये। याद रखिएगा, राष्ट्रीय लोकदल का जो गठन है वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के लड़के अजीत सिंह के द्वारा 1996 में की गई थी। क्लियर है? अगला देखिए, अब हम बात कर लेते हैं राज्य स्तरीय दल की मान्यता की। तो याद रखिएगा, राज्य स्तरीय दल की भी मान्यता भारत का चुनाव आयोग देता है। अब इसके लिए क्या क्या प्रावधान है? तो इसमें सबसे पहला प्रावधान दिया गया है कि दल ने विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो वो प्राप्त होनी चाहिए, तब उस पार्टी को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता के लिए सोचा जाएगा। क्लियर है? विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का 3%, क्लियर है, और या 3 सीटें जो भी इनमें से अधिक हो वो प्राप्त होगा, तभी राज्य स्तरीय दल का मान्यता मिलेगा। अगला कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन में करा है कि लोकसभा चुनाव में राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीट में 1 सीट पर जीत दर्ज होनी चाहिए। क्लियर है? ये दूसरी कंडीशन अगर ये फुलफिल करें तब भी वो मांग कर सकते हैं। अगली कंडीशन है कि राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में दल के कुल वैध मत 6% मत प्राप्त हुए हों और इसके अतिरिक्त 1 लोकसभा या 2 विधानसभा की सीट प्राप्त हुई हो, तब भी वो पार्टी राज्य पार्टी के लिए क्लेम कर सकती है। क्लियर है? और अगली कंडीशन क्या है कि राज्य में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त हुआ हो, तब भी वो राज्य पार्टी के दर्जे के लिए क्लेम कर सकती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बीजेपी का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय दलों को जो संवैधानिक मान्यता है वो कब दी गई? तो याद रखिएगा 1985 में। किसके द्वारा? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, अर्थात 1985 में भारत में पहली बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। क्लियर? इस प्रकार आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।